सिविल सेवा के दौरान दोस्तों कुछ लोग रास्ते से भटक जाते हैं, कुछ परिस्थितियों के सामने टूट जाते हैं। लेकिन विजयी वही होता है जो इन परिस्थितियों के सामने अटल रूप से अडिग होके खड़ा रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपनी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की इस महत्वपूर्ण क्लास में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी सुविधा के लिए हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी को 6 पार्ट में बांटा था, जिसमें से 2 पार्ट आपके कौन से 2 पार्ट आपके खत्म हो चुके हैं। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनकी जो है आज क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो इस क्लास में दोस्तों हम क्या देखेंगे? इस क्लास में हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों इतना महत्वपूर्ण है आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में। और खास करके यूपीएससी का तो सबसे हार्डकोर इशू या टॉपिक जो होता है ये इसी से आता है। आपका देखा जाए तो जैसे वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन की बात कर लें, वाटर पोल्यूशन की बात कर लें, सॉइल पोल्यूशन की बात कर लें, या हम बात कर लें नॉइज पोल्यूशन की, प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर लें, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात कर लें, थर्मल पोल्यूशन की बात कर लें, बायो रेमिडिएशन की बात कर लें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, या ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें। तो ये दोस्तों हार्डकोर टॉपिक्स हैं या हार्डकोर इश्यूज हैं जो आपका यूपीएससी हमेशा कुछ न कुछ, हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे क्या करता है, पुटअप करता है। और इसीलिए ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ मंत्रालय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपको पूरी तैयारी के दौरान या आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पूरी क्लास के दौरान। ठीक है, चलिए तो हम क्या शुरू करने वाले दोस्तों, हम शुरू करने वाले सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में देखेंगे कि आपका जो वायु प्रदूषण है वो हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो वायु प्रदूषण में सबसे पहले तो ये जानें कि भैया पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, प्रदूषण की बात हम लोग सुनते रहते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ गया, जल प्रदूषण हो रहा है, या फिर मृदा प्रदूषण हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भैया ये आपका जो पर्यावरण प्रदूषण है ये होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण आपका होता क्या है दोस्तों। अगर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि, या फिर क्या देखते हैं कि भौतिक, ठीक दोस्तों, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में, अब भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य क्या है आपका? भौतिक पर्यावरण का तात्पर्य यह आपका आ जाएगा कि भैया जो आपका क्या है, एक तो आपका होगा क्या, जलमंडल। ठीक है, जलमंडल। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, वायुमंडल, वायुमंडल। और तीसरा स्थल मंडल। जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये सब मिलके क्या निर्माण करेंगे, आपके भौतिक पर्यावरण का निर्माण करेंगे। तो इसमें भौतिक पर्यावरण में कुछ विशेष विशेष पदार्थों का अतिरिक्त या अधिक मात्रा में, अतिरिक्त या अधिक मात्रा में उपस्थित होना, उपस्थित होना जो पर्यावरण में, जो पर्यावरण में जीवन को, जीवन को कष्टकारी, याद रखिएगा, जीवन को क्या करेगा, ये कष्टकारी बनाएगा, कष्टकारी बनाता हो। ठीक दोस्तों,
यानी कि भौतिक पर्यावरण में आपके, चाहे वो आपका जलमंडल हो, वायुमंडल हो या स्थल मंडल हो, इसमें कुछ पदार्थ जो अतिरिक्त मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो या अधिक मात्रा में उपस्थित हो, यानी कि जो उनकी निर्धारित मात्रा है उससे अधिक मात्रा में, तो ये क्या करेंगे, वहां पे असंतुलन उत्पन्न करेंगे। जब असंतुलन उत्पन्न करेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका पर्यावरणीय या पर्यावरण प्रदूषण। ठीक दोस्तों, अब प्रदूषण तो हमने देख लिया कि भाई जो आपका भौतिक पर्यावरण है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल की बात कर रहे थे, उसमें क्या है, कुछ अतिरिक्त मात्रा में क्या है, कुछ पदार्थ उपस्थित हैं, विशेष पदार्थ जो जीवन को क्या कर रहे हैं, कष्टकारी बना रहे हैं, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्या कर रहे हैं, उसमें असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब इनके लिए, यानी कि जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है, ये किन्हीं कारकों से होता होगा या कारणों से होता होगा, उनको बोलते हैं क्या, प्रदूषक। अब प्रदूषक के बारे में देखेंगे कि भैया प्रदूषक होते क्या है आपके। ठीक दोस्तों, प्रदूषक प्रदूषक मेनली आप किसके बारे में जानोगे, या जैसे कह लें हम कि पर्यावरण के, यानी कि देखिए पर्यावरण के कुछ घटक, बात करते हैं हम किसकी, पर्यावरण के कुछ घटकों के प्राकृतिक गुणवत्ता में विनाशकारी, याद रखिएगा दोस्तों, विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है आपका, यानी कि जो आपके वातावरण में, जो आपके पर्यावरण में जो अवघटक या जो कह सकते हैं कुछ घटक जो उपस्थित हैं इसमें प्राकृतिक रूप से, उसकी गुणवत्ता में ये क्या करते हैं, ये विनाशकारी क्या है, परिवर्तन लाते हैं, या उनके संतुलन की स्थिति को क्या करते हैं, असंतुलित कर देते हैं। इनको क्या कहा जाता है, या इन असंतुलन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषक कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रदूषक कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में देखा जाए या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले वे पदार्थ, कह सकते हैं हम क्या, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले वो पदार्थ। अब पदार्थों में क्या हो सकता है दोस्तों, पदार्थों में जैविक पदार्थ भी आपके आ जाएंगे और अजैविक पदार्थ भी आ जाएंगे। याद रखिएगा, वो पदार्थ या ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की बात कर रहा है, ऊर्जा में आपके क्या आ जाएगा, ऊर्जा में जैसे आपका उष्मा होगा, उष्मा के बाद ध्वनि होगी या रेडियो एक्टिविटी होगी, ये सब क्या करेंगे, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करेंगे, असंतुलन उत्पन्न करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करेंगे दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न करेंगे। अब यहां पे देखा जाए तो जो प्रदूषक हैं भाई, इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि इनके उत्पत्ति का आधार कैसे होता है, यानी कि इनको देखा जाए तो कई भागों में बांटा गया है, कई आधारों पर जो है इनको विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब प्रदूषक की जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रदूषक की बात करें तो देखा जाए
तो पहले तो इनका देखा जाए कि क्या, पहले देखा जाए तो उत्पत्ति का आधार, यानी कि मेनली जो आधार, जिस आधार पे बांटे गए हैं ये, कि ये किस आधार पे बांटे गए हैं। पहला आधार देखेंगे क्या हम, पहला आधार देखेंगे हम उत्पत्ति का आधार। ठीक दोस्तों, उत्पत्ति का आधार। अब उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों इनको दो भागों में बांटा गया है। जो आपके प्रदूषक हैं इनको उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या कहता है दोस्तों, पहला कहता है प्राकृतिक, ठीक, और दूसरा मानव जनित। ठीक, पहला उत्पत्ति का आधार क्या है इनका, प्राकृतिक और मानव जनित। अब दूसरा, यानी कि जब हम दूसरे की बात करते हैं तो अवस्था के आधार पर, अगर प्रदूषकों को देखा जाए अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर यदि प्रदूषकों को देखा जाए तो ये जो तीन अवस्थाएं मेनली हम लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, प्रदूषक आपके ठोस भी हो सकते हैं जैसे धूलकण की बात करता है, द्रव हो सकते हैं जैसे अमोनिया हो गया या ऑयल स्पिल हो गई, यानी कि जो आपके नदियों में या समुद्र में क्या होता है, तेल का बिखराव होता है, ऑयल स्पिल होता है, तो वो एक परत बना लेता है आपके जल के ऊपर, जो नीचे रहने वाले जलीय पौधों के लिए या जीव जंतुओं के लिए श्वसन करने में या सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने में क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। तो अब हम अवस्था के आधार पर देखेंगे तो क्या है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, अब गैसियस फॉर्म में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, अधिकतम उत्पत्ति। फिर अगर देखा जाए गैस में ही तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति। ये क्या करते हैं, प्रदूषक का कार्य करते हैं, जो वायुमंडल में जाकर या आपके जो भौतिक पर्यावरण है उसमें जाकर ये क्या करेंगे, असंतुलन उत्पन्न करेंगे और जीवन को क्या करेंगे, कष्टकारी बनाएंगे। ठीक दोस्तों, अब तीसरा हम देखते हैं अवस्था के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अवस्था के आधार पर, और किस पे देखेंगे दोस्तों, स्वरूप के आधार पर। ठीक है, स्वरूप के आधार पर देखेंगे कि स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर ये आपके जो प्रदूषक हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं। अब यहां पे दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपकी संस्था आती है, महत्वपूर्ण संस्था आती है, कौन सी, सीपीसीबी। सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा ये संस्था दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि संपूर्ण जो आप पढ़ोगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गई या फिर आप जब पॉल्यूशन पढ़ रहे हो, इसमें ये संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि ये वो संस्था है जो मानक जारी करती है किसी भी पॉल्यूशन को लेके या किसी प्रदूषण को लेके जो दिशा निर्देश है वो जारी करती है। इसीलिए ये हमेशा क्या है, चर्चा में बनी रहती है। आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो हमेशा कि सीपीसीबी ने ये गाइडलाइन जारी की। अभी जैसे जुलाई की बात है, जुलाई की बात में आप देख लो तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया था, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया था, और इसका उल्लंघन करने पर जो जुर्माना लगाया जाएगा वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, आपके सीपीसीबी द्वारा। इसमें नियामक का कार्य कौन करेगा, सीपीसीबी करेगा। ठीक, ये सब सारी चीजें सीपीसीबी देखेगा, इसीलिए ये संस्था आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब हम क्या देख रहे थे, उत्पत्ति के आधार पर स्वरूप के आधार पर देख रहे थे। तो स्वरूप के आधार पर दोस्तों सीपीसीबी यानी कि जो आपका केंद्रीय पॉल्यूशन या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने प्रदूषकों को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा क्या है, द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक
प्रदूषक। अब जब प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जानते रहिए कि प्राथमिक प्रदूषक कौन है और द्वितीयक प्रदूषक कौन है। तो प्राथमिक प्रदूषक में आपके दोस्तों जैसे होता है कि जो प्रदूषक उत्पन्न हुआ वह मूल रूप में या अपने मूल स्वरूप में वातावरण में क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। वातावरण में, पर्यावरण में क्या हो, वह प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है और जीवन को कष्टकारी बनाएगा और प्रदूषण उत्पन्न करेगा। इसको क्या कहेंगे, आपका प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। अब द्वितीयक प्रदूषक की बात आती है। द्वितीयक प्रदूषक में दोस्तों देखेंगे हम क्या, द्वितीयक प्रदूषक में हम देखेंगे कि वह प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक के साथ क्रिया करके प्रदूषण उत्पन्न करता है या जीवन को कष्टकारी बनाने वाली अवस्थाएं या स्थिति उत्पन्न करता है, वह क्या कहलाता है, आपका द्वितीयक प्रदूषक हो गया। अब द्वितीयक प्रदूषक में जैसे देखा जाए तो आपका जैसे पीएम पार्टिकल हो गया, ठीक है। पीएम पार्टिकल के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। पीएम पार्टिकल हो गया। अब ये क्या करेगा, ओजोन के साथ, ठीक है, ओजोन के साथ मिलकर स्मॉग का निर्माण करता है। किसका, स्मॉग का, यानी कि धुंध रहित कोहरा या धूल रहित कोहरा जिसको बोला जाता है, ठीक है। अभी दिल्ली में ये बात चल रही थी कि स्मॉग की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है या लंदन स्मॉग की स्थिति आने वाली है दिल्ली में, ठीक है। हम स्मॉग के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी इतना जानते रहिए कि जो आपका प्राथमिक प्रदूषक है और द्वितीयक प्रदूषक है, इसको दो श्रेणियों में किसने बांटा है, इसको दो श्रेणियों में बांटा है आपके सीपीसीबी ने, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या कि निस्तारण के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति का आधार हमने देख लिया कि प्राकृतिक उत्पत्ति जो होती है उसके आधार पर, यानी कि आपका जैसे ज्वालामुखी गतिविधियां हो गई, ये प्राकृतिक है। मानव जनित, यानी कि जो आपके मोटर व्हीकल्स हैं उनके द्वारा या मानव द्वारा क्या किया जा रहा है, पराली जलाई जा रही है, तो ये क्या है, मानव जनित उत्पादित जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है। अब जो चौथा है यानी अंतिम है, वो क्या है दोस्तों, वो क्या है, निस्तारण के आधार पर। किसके, निस्तारण के आधार पर। निस्तारण के आधार पर प्रदूषक को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, निस्तारण के आधार पर प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, जैव निम्नीकरणीय और दूसरा क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक दोस्त, ये आपके कितने, दो भागों में बांटा गया है, यानी निस्तारण के आधार पर। यानी कि जो जैव निम्नकरणीय है, यानी कि इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इंग्लिश कभी कभी हिंदी से ज्यादा इंग्लिश आसान हो जाती है, इसलिए इंग्लिश को जो है आप लोग साथ में लेके चलिए, अंग्रेजी से इतना घबराइए मत। तो ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कुछ जैविक जो अपघटक हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको जो प्रदूषक हैं उनको तोड़ा जा सकता है। जैसे क्या है, जैसे कि आपका सीवेज है, जो घरेलू कचरा है, मलमूत्र है, इनको क्या किया जाता है कि कुछ अपघटकों द्वारा विघटित कर दिया जाता है या इनको समाप्त कर दिया जाता है। और जैव अनिम्नीकरणीय, यानी कि इसमें किसी भी अपघटक द्वारा इसको क्या किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे प्लास्टिक की बात होती है कि प्लास्टिक आप कहीं फेंक दीजिए तो 50 साल बाद, 20 साल बाद वो आपको उसी अवस्था में वहां पे मिलेगा, बहुत थोड़ा बहुत उस पर जो है परिवर्तन हुआ रहता है। और ये किसी भी अपघटक द्वारा क्या किए जाएंगे, पूर्ण रूप से निस्तारित नहीं किए जा सकते। जैसे भारी धातुएं हो गई, रेडियो एक्टिव जो तत्व हो गए, उनको यहां पे ये बात करता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भैया आपका जो प्रदूषक है उनको जो है कई आधारों पर विभाजित किया गया था, जिसको देखा गया यहाँ पर कैसे, जिसको देखा गया पहले रूप में कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा किसके बाद देखा गया, अवस्था के आधार पर,
और तीसरा देखा गया स्वरूप के आधार पर। अब चौथा किस पे देखा गया? निस्तारण के आधार पर। निस्तारण के आधार पर। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको जानना चाहिए कि भैया जो हमारे प्रदूषक हैं वो कहां कहां से आ सकते हैं। अब हमने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को दो भागों में बांटा गया, फिर अवस्था के आधार पर तीन भागों में, जब हम स्वरूप की बात आएंगे तो वहां पे दो भागों में बांटा हमने, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। और फिर हमने निस्तारण के आधार पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के रूप में हमने इसको क्या किया? डिवाइड किया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दोस्तों, आगे शुरू करते हैं अपना हम टॉपिक एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगा कि जिससे आपके माथे पर बल पड़े और आप ये सोचने के लिए विवश हो जाओ कि भैया क्या वाकई में ऐसा होता है। बिल्कुल। अब आपके सामने एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट है आपके सामने, किसकी? लैंसेट की रिपोर्ट है, प्लैनेटरी हेल्थ रिपोर्ट। ठीक दोस्त, प्लैनेटरी हेल्थ रिपोर्ट। अब प्लैनेटरी हेल्थ रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में 16.6 लाख लोग, यानी कि 16 लाख और 60,000 लोग जो है वो क्या होते हैं, हर साल मारे जाते हैं। किससे? आपके वायु प्रदूषण से। यानी कि अगर 100 मौतें हो रही हैं, 100 मौतों में 17 मौतें आपके किससे होने वाली हैं दोस्तों? वायु प्रदूषण से हो रही हैं। तो क्या इस पे ध्यान देना जरूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि भैया वायु प्रदूषण जो हो रहा है इसमें वो कौन कौन से प्रदूषक हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो है वो और कितनी हानि पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को या वातावरण को, वो सब भी क्या है ध्यान में देना है, और इसको हम देखते चलेंगे। अब एयर पोल्यूशन की बात आ रही है तो दिल्ली की बात ना आए तो ये अधूरा सा लगता है। अब यहाँ दिल्ली में आप आइए तो कभी लगेगा ना कि इस शहर को ये हुआ क्या, हर तरफ है धुआं धुआं। ये कहानी है। एयर पोल्यूशन यहाँ पे बहुत खराब स्थिति मतलब देखी जाती है यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की या वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण की परिभाषा अगर देखी जाए या वायु प्रदूषण के बारे में बताया जाए तो क्या है कि सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्य रूप से वायु, यानी कि आप लिख लीजिए इसको, सामान्य रूप से वायु में उपस्थित सामान्य रूप से वायु में उपस्थित तत्वों के अलावा उन गैर स्वास्थ्यकारी तत्वों का शामिल होना जो पर्यावरण में जीवों के श्वसन व वायु गुणवत्ता
वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती है। वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो सामान्य रूप से तत्व पाए जा रहे हैं आपके वायुमंडल में, वायुमंडल का अगर संगठन देखा जाए तो 78% आपका क्या है, 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% क्या है दोस्तों, 21% आपका ऑक्सीजन है, और 0.93% क्या है दोस्तों, ऑर्गन है, 0.03% क्या है दोस्तों आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा भी आपका क्या है, नियॉन है, या इसके अलावा जो है आपका क्या है, क्रिप्टॉन है। ये सब चीजें आपके वायुमंडल का क्या करती हैं, वायुमंडल के संगठन का निर्माण करती हैं। और जैसे देखा जाए तो अब इस वायुमंडल में इनके अलावा कौन, जैसे अब बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ने से दोस्तों ये होगा कि ये अधिक लंबे समय तक क्या करेगी, सस्टेन करेगी। और दूसरी बात कि ये उस बैलेंस को बिगाड़ देगी, यानी कि जो आपका वायुमंडल का संगठन है उसमें क्या करेगी, CO2 की मात्रा बढ़ गई और ये संगठन क्या हुआ, ये आपका डिसबैलेंस हो गया। यानी कि आपके श्वास लेने के लिए या आपके जीवन के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है उसमें क्या हुआ, आपका CO2 की मात्रा बढ़ गई। ठीक दोस्तों, CO2 की मात्रा बढ़ गई। अब ये क्या करेगा, ये आपके श्वसन को प्रभावित करेगा और जो आपकी कार्बन साइकिल है उसको क्या करेगा, उसको भी प्रभावित करेगा। कार्बन साइकिल के साथ साथ ऑक्सीजन साइकिल को भी ये प्रभावित करने वाला है दोस्तों। ठीक, अब ये तो रहा आपका वायु प्रदूषण। अब इसमें और क्या हो सकता है दोस्तों, अब वायु प्रदूषण के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात हमें क्या जानना है कि भाई वायु प्रदूषण की परिभाषा तो हमने पढ़ी है, किताबों में पढ़ी है, मैगजीन्स में पढ़ी है, या अपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ी है। जब शुरू करते हैं हम अपनी 9th 10th 11th इन सब कक्षाओं में क्या है, वायु प्रदूषण की परिभाषा पढ़ी हुई है या इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब यूपीएससी की बात आती है तब बात हम करते हैं किसकी, डेप्थ की, कि भैया डेप्थ कितना जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के लिए, या अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए तो इसमें डेप्थ कितना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे वायु प्रदूषण की बात आएगी तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम इससे संबंधित संस्थाएं जैसे सीपीसीबी की बात हो गई, हम इसको देखेंगे। अब फिर जब बात आएगी किसकी, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक की बात आएगी, हम उसको देखेंगे कि जो आपके प्रदूषक हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हैं उनका निर्धारण कैसे किया गया है। तो हम देखेंगे किसका, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक की बात करेंगे। फिर हम बात किसकी करेंगे, फिर हम बात करेंगे AQI की, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सफर की। ठीक दोस्तों, अब इन सब के अलावा साथ ही साथ क्या देखा जाएगा, इन सब के अलावा देखा जाएगा कि भैया जो आपका ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये क्या है, इसके अंतर्गत आने वाला EPCA ये क्या था, क्यों जो है EPCA को जो है CAQM यानी कि कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने क्यों इसको रिप्लेस किया, ये सब चीजें भी जानना क्या है, जरूरी है। अब जब हम ये सब चीजें देखेंगे दोस्तों तब हमें डेप्थ का अंदाजा लगेगा कि भैया वायु प्रदूषण में हमें पढ़ना क्या है, कि जो महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित किए गए प्रदूषक हैं, जैसे आपके राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक ने क्या किया है, 12 प्रदूषकों को जो है सूचीबद्ध किया है, और AQI ने कितना किया है, 8 किया है। तो अब जैसे इस पे क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था कि भैया जो आपका AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों को शामिल करता है। ठीक है,
इसीलिए इतनी डेप्थ देना जरूरी है। और चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या प्रदूषक हैं जो आपके जीवन को क्या कर रहे हैं, कष्टकारी बना रहे हैं, और साथ ही साथ आपके यूपीएससी के लिए भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सबसे पहले तो हम उस संस्था की बात कर लेते हैं जो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। वो क्या है दोस्तों? सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक दोस्त, अब इसके बारे में जानना जरूरी है कि भैया आपका सीपीसीबी है क्या, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या। अब आप इतना ध्यान रखिएगा, ये अपने किसी नोटबुक के कोने में आप जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इतनी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि यह क्या है, यह एक सांविधिक संगठन है, यानी कि इसका निर्माण किससे किया गया है? संविधान के प्रावधानों द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक, अब बात आती है दूसरे की कि इसका गठन कब किया गया भैया? इसका गठन जल प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया इसका गठन। किसका? सीपीसीबी, यानी कि आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। और इसको वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसको या इस संस्था को क्या किया गया था? शक्तियां प्रदान की गई। क्या की गई? शक्तियां एवं कार्य प्रदान किए गए। अब ये संस्था इतनी भी महत्वपूर्ण है कि इनके अलावा, यानी कि अगर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के बाद जब इसको शक्तियां दी गई या इसके तहत इसको शक्तियां और कार्य सौंपे गए, इसके अलावा भी यह क्या करता है कि वो जो आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, इसके तहत पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत किसको? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को क्या करता है? यह तकनीकी सेवाएं क्या करता है? तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, अब इसके अलावा यह जो है, ये संस्था आपकी सीपीसीबी आपकी जो है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत क्या है? यह नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है। किसके तहत कार्य करती है दोस्तों?
आपका जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके अंतर्गत आपका सीपीसीबी नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है। अगर देखा जाए तो किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा गया है, तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इसको रखा गया है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं क्या, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक की बात करते हैं। किसकी? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं हम। लेकिन इसकी बात करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी कहानी है कि 1970 में जब बहुत सारे उद्योग लगे या औद्योगिकरण पहले से चला आ रहा था और उद्योगों की भरमार हुई, सबने जीवाश्म ईंधन का क्या किया, दोहन किया, अभी भी जारी है। और साथ ही साथ जब वायु की गुणवत्ता खराब हुई या वायु प्रदूषण बढ़ा तो लोगों के माथे पर बल पड़ा कि भैया ये वायु प्रदूषण की स्थिति जो है ये गंभीर होने वाली है। अब इसके लिए कुछ न कुछ उपाय जो है वो किए जाएं जिससे पर्यावरण के साथ साथ मानव को भी बचाया जा सके। तब 1972 में क्या हुआ दोस्तों, 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। इसमें बहुत सारे पदार्थ थे जिन पे क्या किया गया, बैन लगाया गया, जैसे डीडीटीवीटी आपके कि भैया ये वायु में घुलते नहीं हैं, ये ऐसे ही निलंबित बने रहते हैं, तो ये सीधे जो है संपर्क में आते हैं, किसके? मानव के संपर्क में आते हैं या हवा में फैलते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो इन पे बहुत सारे जो पदार्थ थे उन पे बैन लगाया गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन, जब आप हजार्डियस कन्वेंशन पढ़ेंगे तब उसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन आएगा, तब उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा इसके बारे में। अब इसके लिए भारत ने क्या किया कि भारत ने भैया गठित कर दिया अपना क्या, सीपीसीबी, कि भाई कुछ जिम्मेदारियां हम भी निभाएंगे और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके लिए एक संस्था के रूप में सीपीसीबी का निर्माण कर दिया गया कि ये मानक जारी करेगा या बताएगा कि कहाँ प्रदूषण है कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र को प्रदूषित घोषित किया जाए, ये सब चीजें इसके तहत करनी थी। अब चीजें 1974 से लेके 80 तक मतलब सुधारात्मक रूप से कार्य नहीं हो पाए उस तरह से। तब जो है 1981 में आपकी संसद ने या हमारी संसद ने वायु निवारक, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 को पारित किया या इसको मंजूरी दी। अब इसके तहत जो है सीपीसीबी को यह अधिकार दिया गया कि भैया ये क्या करे, जो वायु गुणवत्ता है उस पे मानकों का निर्धारण करे, उस पे क्या करे, मानकों का निर्धारण करे तथा और जो दिशा निर्देश हैं वो क्या करे, जारी करे। अब राष्ट्रीय जो आपका परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक है ये कब लाया गया था, ये सीपीसीबी, इसको आप लिख लीजिएगा, केंद्रीय जो आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको शॉर्ट में हम क्या करने वाले हैं, सीपीसीबी कहने वाले हैं। तो सीपीसीबी ने क्या किया, वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में क्या किया था, आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को क्या किया, जारी किया कि भैया ये आपका जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक है इसको जारी किया और इसमें 12 प्रदूषकों को क्या किया, 12 प्रदूषकों को सूचीबद्ध किया, सूचीबद्ध किया। अब इन 12 प्रदूषकों में भैया कौन कौन थे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिनके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन 12 प्रदूषकों में कौन कौन थे दोस्तों, सबसे पहले तो आपका पीएम पार्टिकल, PM10 यानी कि पार्टिकुलेटेड मैटर बोला जाता है इसको, पार्टिकुलेटेड मैटर बोला जाता है। PM पार्टिकल 10, PM 2.5, आपका क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड,
फिर क्या था आपका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या था, ओजोन, ओजोन, अमोनिया, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उसके बाद था आपका निकेल। फिर क्या था, फिर आपका था बेंजीन, बेंजोपायरीन। ये आपके 12 प्रदूषक थे। ठीक है, अभी क्या छूटा, 10 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकेल, बेंजीन, बेंजोपायरीन, और क्या था दोस्तों, सीसा यानी कि लेड। ठीक है, लेड। ये 12 प्रदूषकों को क्या किया था इसने, 12 प्रदूषकों को शामिल किया था किसमें, अपनी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक में। इन 12 प्रदूषकों को क्या किया था, शामिल किया था। अब इनको यानी कि इनकी महत्वता के आधार पर दोस्तों, इनकी महत्वता के आधार पर हम इनका अध्ययन करने वाले हैं कि भैया आपके लिए इसमें से कौन कौन से वो प्रदूषक हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पीएम पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि भैया पीएम पार्टिकल्स या पार्टिकुलेटेड मैटर आपके होते क्या है। तो निलंबित विविक्त कण, जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, नाम से ही आपका क्या है, ये सिद्ध हो जा रहा है कि भैया ये निलंबित है, निकाल दिए गए हैं, हवा में घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं, कोई शासनिक प्रशासनिक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब ये निलंबन, जो निलंबित विविक्त कण हैं, इनके बारे में जान लीजिए। निलंबित जो विविक्त कण हैं दोस्तों, यानी कि इसको बोला जाएगा क्या, एसपीएम 0.001, जो आपका माइक्रोन है, उससे अधिक से अधिक और 50 माइक्रोन से कम। ठीक है, इतने कणों को क्या बोला जाता है, आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर बोला जाता है, यानी कि एसपीएम बोला जाता है। और ये एसपीएम मेनली मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला प्रकार आपका हो जाएगा पीएम 10 और दूसरा पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5। ठीक है, अब पीएम 10 और पीएम 2.5 को क्या करना है, हमें पढ़ना है। अब जब बात आती है किसकी, पीएम 2.5 की, जब बात आती है पीएम 10 की, अब इसके बारे में देख लें। तो जो ये आपका पीएम 10 है, इसका आकार कितना होगा, जाहिर सी बात है आकार की बात हो रही है, तो क्या होगा, इसका आकार 10 माइक्रोन से क्या होना चाहिए तक, या उससे कम। ठीक है, 10 माइक्रोन तक या उससे कम के आकार के जो कण होंगे उनको क्या बोला जाएगा, पीएम 10 बोला जाएगा। अब पीएम 2.5 की बात कर ली जाए तो ये इनका भी वही स्थिति है कि 2.5 माइक्रोन से या माइक्रोन तक या उससे कम या उससे
कम के आकार वाले कणों को PM2.5 कण बोला जाएगा। ठीक। अब जब PM10 की बात करते हैं या PM2.5 की बात करते हैं, इनका जानना जरूरी क्यों है दोस्तों? अब यहां पे जब बात आती है कि जब PM10 की बात करते हैं, PM2.5 की बात करते हैं, तो एक रिपोर्ट का उल्लेख मैं कर देता हूं आपको। यहां पे रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। इसको कौन जारी करता है दोस्तों? इसको जारी करता है आपका हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। ये आपके यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है, वो जारी करता है क्या? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में, केवल भारत में पिछले साल 1,16,000 बच्चों की मौत हो गई। किससे? PM2.5 और PM10 से। सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है। हमने अपने एनवायरनमेंट को क्या बना दिया कि जो निर्माण कर रहा है इसका, PM10 का या PM2.5 का, जो जिम्मेदार हैं इसके, उनको तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन जो नवजात शिशु हैं उनको भी नहीं ये छोड़ रहा, उनके ऊपर भी ये अपना क्या कर रहा है? प्रभाव दिखा रहा है। भाई अब नवजात शिशु अगर होगा तो दिल्ली से बाहर, अगर दिल्ली में कोई रहता होगा परिवार, उसके यहाँ नवजात शिशु पैदा हुआ तो दिल्ली के बाहर थोड़ी जाके रहने वाला है। ये संपूर्ण देश की स्थिति यही हो गई है कि जो आपका PM2.5 है या PM10 है, ये क्या है? बढ़ती बढ़ी हुई अवस्था में, या मतलब कि अनियंत्रित अवस्था में मौजूद है इस समय। ठीक। चलिए अब PM10 की बात करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये अगर आप अपने बाल महसूस कर सको कि आपके बाल जो हैं कितने पतले हैं, ये उससे भी छोटे होते हैं PM10 के आपके जो पार्टिकुलेट मैटर हैं या जो विविक्त कण हैं। और ये क्या करेंगे? ये दोस्तों आपकी श्वास नली में जाएंगे। ठीक है, श्वास नली में जाएंगे। श्वास नली में जाके ये क्या करेंगे? संक्रमण उत्पन्न करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली वाले जो हैं वो अक्सर बता सकते हैं कि इनकी आंखों में क्या होती है? जलन होती है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गले में क्या होती है? खराश होती है। तो ये श्वास नली में जाके क्या करेंगे? संक्रमण उत्पन्न करेंगे। और एक बीमारी, नाम लिख लीजिएगा, निमोनिकोसिस नामक बीमारी क्या करते हैं दोस्तों? ये उत्पन्न करते हैं। और आपके देखा जाए तो जो आपका PM2.5 है, ये इतना छोटा होता है दोस्तों कि ये आपके कहां प्रवेश कर जाएगा? ये आपके ऊतकों में प्रवेश कर जाएगा। ऊतकों में प्रवेश करके क्या करेगा? ये उत्पन्न करता है क्या? कैंसर। ठीक है, ये उत्पन्न करता है कैंसर। ये इतने खतरनाक होते हैं कि जो आपका PM2.5 है या PM10 है, ये इतने खतरनाक हैं, बच्चों की जान तो जा ही रही है, साथ ही साथ जो वयस्क मानव है उनमें क्या है? निमोकोसिस नामक बीमारी हो रही है। और ये जो PM2.5 है आपका, ये क्या उत्पन्न कर रहा है? ये उत्पन्न कर रहा है कैंसर, क्योंकि ये आपकी कोशिका में शामिल हो जा रही है, ये आपके फेफड़ों से चिपक जा रहे हैं। ठीक। अब स्थिति देखी जाए तो जो आपका WHO है वो स्टैंडर्ड जो है क्या करता है? निर्धारित करता है कि भैया PM2.5 का या PM10 का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए। तो एनुअली मीन जो है 2005 में WHO ने क्या कहा भैया कि कितना होना चाहिए? 10 ग्राम घन मीटर, याद रखिएगा, घन मीटर। ठीक है, घन मीटर। ये क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए क्या? एनुअल मीन 2.5 का। लेकिन
2019 में क्या किया, WHO ने अपने इस मानक को रिवाइज किया कि भैया इससे काम नहीं चलने वाला है, इसको और कम करना पड़ेगा, तभी जो है मानव पर्यावरण में या धरती पे क्या करेगा, सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो बहुत दुष्कर परिणाम इसके होंगे और भोगने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2019 में कितना कर देता है, 5 कर देता है। और इंडिया का जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, वो क्या करता है, कितना निर्धारित करता है, 40। ये एनुअल है दोस्तों, यानी कि सालाना। अब 24 घंटे में कितना होना चाहिए, 25 ग्राम जो है वो कितना होना चाहिए, 25 ग्राम प्रति घन मीटर, 25 ग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। और वहीं 2019 में इसने क्या किया कि नहीं भैया 25 ग्राम नहीं, 15 ग्राम। और भारत कितना करता है, 60। और वही हाल आपका किसका है, PM10 का है कि 2005 में 20 था एनुअली और 24 आवर्स का कितना था, 50। और इसको WHO ने क्या किया था, 2019 में 15 और 45 कर दिया था। और 60 से 100 के बीच आपका कौन, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, ये मानक रखता था किसका, आपके PM10 का। ठीक, लेकिन यह स्थिति नहीं है दोस्तों, स्थिति यह बिल्कुल नहीं है। आप जब देखोगे यहां पे जो आपके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ने मानक निर्धारित किए हैं, इससे कहीं अधिक 162 जो ग्राम प्रति मीटर घन मीटर है, वो क्या है, इतना आपका कौन जा रहा है, इतना आपका PM2.5 जा रहा है। और जबकि बात करते हैं किसकी, PM10 की, तो ये कितना जा रहा है दोस्तों, 278 ग्राम प्रति घन मीटर में जा रहा है। याद रखिएगा, इतना ज्यादा मतलब कि आपके वायु में प्रदूषण है, या PM10 या PM2.5 पार्टिकल घूम रहे हैं, कि आप अगर मतलब बचाव नहीं करेंगे, प्रिवेंशन नहीं अपनाएंगे, तो क्या होने वाला दोस्तों, तो नुकसान 100% होने वाला है। ठीक है, तो आगे जो है, यानी कि कल हम PM2.5 से आगे चलने वाले हैं, देखेंगे वहां पे कि और कौन कौन से वो प्रदूषक हैं जो आपके लिए जरूरी है जानना, और जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।